गुड मॉर्निंग। यस, आज नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ, इससे पहले कि हम इस टॉपिक में जाएं, आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बेसिकली पोर्टफोलियो वर्ड यूज किया जाता है बंच के लिए। जैसे बॉलीवुड में आपने सुना होगा फोटोग्राफ्स का पोर्टफोलियो। समझ पा रहे हो क्या? तो पोर्टफोलियो वर्ड एक कॉमन है जो बंच के लिए यूज किया जाता है। यहां फिर कौन से बंच की बात कर रहे हैं? यहां बेसिकली बंच की बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो मीन्स बंच ऑफ सिक्योरिटीज। बंच ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स का बंच। समझ पा रहे हो? मतलब जैसे आपके पास रिलायंस के शेयर है, आपके पास टाटा के शेयर है, आपके पास इंफोसिस के शेयर है, तो ये आपका पोर्टफोलियो हो गया। समझ पा रहे हो? किसी के पास एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस भी है, ये उनका पोर्टफोलियो हो गया। अल्टीमेटली जिसका जो भी शेयर्स का कॉम्बिनेशन है वो उसका पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि इक्विटी शेयर ही हो, किसी के पास एक एफडी है, एक इक्विटी है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, वो भी उसका पोर्टफोलियो होगा। मतलब बंच ऑफ सिक्योरिटीज आप बोल सकते हो। अब सिक्योरिटीज में लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, शेयर्स हो, प्रेफरेंस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो? बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल दो तो भी बेहतर है कि आपके इन्वेस्टमेंट के बंच को आपका पोर्टफोलियो बोला गया है। अब सवाल यह है कि पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है क्यों? जैसे मान लो एक ये बास्केट है और इस बास्केट में ये कुछ सिक्योरिटीज है। ये मान लो आपका पोर्टफोलियो है। मान लो एक सिक्योरिटी, ये वाली जो सिक्योरिटी है वो 25% का रिटर्न दे रही है, ये वाली सिक्योरिटी 5% का रिटर्न दे रही है, ये वाली सिक्योरिटी 12% का रिटर्न दे रही है, ये वाली सिक्योरिटी 15% का रिटर्न दे रही है, ये वाली सिक्योरिटी 18% का रिटर्न दे रही है। ऐसा कुछ है। तो मेरा सवाल बस इतना है आपसे कि 25% एक सिक्योरिटी रिटर्न दे रही है, एक सिक्योरिटी 5% रिटर्न दे रही है, हाईएस्ट है, लोवेस्ट है। तो मेरा सवाल ये है कि 5% वाले को पोर्टफोलियो में रखा हुआ क्यों है आपने? और सवाल एक और है कि दूसरे को भी क्यों रखा हुआ है? 25% में सीधा इन्वेस्ट करो ना यार। सीधा जो सिक्योरिटी आपको 25% का रिटर्न दे रही है तो आप सीधा उसमें इन्वेस्ट कर दो ना। बोले रिस्क है। कौन सी रिस्क? आप तो बोल ही रहे हो ना कि 25% का रिटर्न आपको मिलेगा, फिर कौन सी रिस्क? तो रिस्क भी होगी तो क्या 25% का रिटर्न है ना। बाकी सिक्योरिटी में भी रिस्क होगी, 18%, 15%, 12%, इनमें भी रिस्क तो होगी। तो 25 में क्यों नहीं फिर? तो ध्यान से सुनना कि ये 25, 18, 12, 15 ये जितने भी है ना, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि हमें लग रहा है कि इतना रिटर्न ये देंगे। शॉर्ट तो कोई बोल ही नहीं सकता ना कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। पास्ट एक्सपीरियंस मान लो ये कि पास्ट का रिटर्न ही है, तो पास्ट एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी ने अब तक इतना रिटर्न दिया है तो आगे भी ऐसा देगी। हम तो आज इन्वेस्ट करेंगे ना, तो हमारे लिए रिटर्न तो पिछला वाला कोई काम का है नहीं। हमारे लिए रिटर्न कौन सा काम का है? आने वाले टाइम का। श्योर। अब ध्यान से सुनो, फिर क्यों 25, 5 ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है? कि ये सब रिटर्न है एक्सपेक्टेड, राइट। और आप क्या करना चाह रहे हो यार कि सारा पैसा अगर आपने 25% वाली सिक्योरिटी में लगा दिया, सारा पैसा आपने इस कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी विजय माल्या जी की या नीरव मोदी जी की निकलती है, और स्पेशली वो वाली जिसमें डिफॉल्ट हुआ है, तो क्या पूरा पैसा डूबने की संभावना हो जाएगी क्या? गीतांजलि जेम्स, किंगफिशर एयरलाइंस, रहे हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स। ऐसा नहीं कि इनकी सारी विजय माल्या जी की दूसरी कंपनीज अच्छे पे ट्रेड कर ही रही है, पर मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं जिसमें डिफॉल्ट हो गया। ये तो पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस कंपनी में डिफॉल्ट होगा। तो अगर आपने पूरा पैसा एक कंपनी में लगा दिया और बाद में जाके उस कंपनी में कोई दिक्कतें आ गई तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा।
उन कंपनी में फिर क्यों लगा रहे हैं हम पैसा? ही क्यों लगा रहे हैं पैसा? इसलिए लगा रहे हैं कि उन कंपनी में रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, हम उसको उस चांस को छोड़ना भी नहीं चाहते, बट पूरा का पूरा पैसा उसमें नहीं लगाना चाहते, पूरी रिस्क उसमें नहीं लगाना चाहते। हम हमारे पोर्टफोलियो का 10-20% पैसा उसमें लगाएंगे ताकि अगर रिटर्न मिलने को आया तो ह्यूज रिटर्न मिलेगा, और पैसा डूब गया तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि पैसा शायद डूबने के चांस है, इसलिए हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ही लगाया था। श्योर, समझ पा रहे हो? इसलिए हम रिस्की इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं ताकि वो जब रिटर्न देने पे आएगा तो अच्छा देगा। और पूरा पैसा क्यों नहीं लगाते कि अगर नहीं दिया और डूब गया तो पूरा पैसा चला जाएगा। इट इज जस्ट लाइक कि आपने मान लो ये बास्केट है, एक कहावत सुनी होगी, इसमें एग्स रखे हुए हैं, सुनिए क्या, कि डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सुना है? क्यों, ऐसा क्यों बोला? कि अगर वो बास्केट गिर गया तो सारे अंडे फूट जाएंगे। समझ पा रहे हो? और बचपन से कनेक्ट करने की कोशिश करो यार। क्या बचपन में पहली बार जब घर से घूमने के लिए बाहर निकले होंगे, पहली बार, मान लो फैमिली के साथ नहीं, दोस्तों के साथ, तो आपको फैमिली में किसी ने एडवाइस दी होगी कि यार सारे पैसे एक जेब में मत रखना। बोला है क्या कि एक पॉकेट में सारे पैसे मत रखना, 10-20 रुपये एक पॉकेट में रखना, 10-20 रुपये दूसरी पॉकेट में रखना, राइट, 10-20 रुपये बैग में भी रखना। बचपन की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 10-20 रुपये हुआ करते थे उस टाइम। समझ पा रहे, वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप कि ऐसा क्यों बोलते थे कि कहीं अगर एक जेब से पैसा चोरी हो जाए तो कम से कम हम सेफली वापस घर आ पाए, राइट, कहीं कोई दिक्कत ना आए, हमारे दूसरी पॉकेट में पैसा है उसको हम यूटिलाइज कर पाए। तो एक चोरी हो जाए तो सारी चोरी एक साथ नहीं होगी। समझ पा रहे हो? एक अगर पॉकेट से चोरी हो गई तो दूसरे पॉकेट के पैसे को यूज किया जा सकता है, इसलिए ऐसा बोला गया। श्योर, मतलब अब थीम समझ आई कि पोर्टफोलियो का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि यार एक रिस्क जो है वो, रिटर्न भी चाहिए हमको, रिस्क भी जो है वो एक मैनेजेबल लिमिट में रहे। हम सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखें ताकि एक कंपनी अगर डूब भी जाए तो कम से कम दूसरी कंपनी के रिटर्न उसके लॉस को सेट ऑफ कर पाए, राइट। इसलिए हम अलग अलग कंपनी में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब सवाल ये है कि इस चैप्टर में हम ये जो सिक्योरिटीज आपने पिक की ना इस बास्केट में, इस सिक्योरिटीज का एनालिसिस करेंगे पिक करने से पहले कि सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वो एनालिसिस दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे होगा, वो है रिस्क और रिटर्न। मतलब इस चैप्टर में मेनली जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं ना, वो भी रिटर्न और रिस्क की कैलकुलेशन ही करने वाले। एक तीसरा पार्ट, और अगर इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा जाए तो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क और कैलकुलेशन ऑफ बीटा। बस करीब करीब ये पूरा चैप्टर इन 3 पे बेस्ड है। मतलब ये जो 25%, 5%, 12% ये कैसे निकला, इसके भी बहुत सारे तरीके इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। रिस्क कैसे कैलकुलेट होती है, फ्लक्चुएशन कैसे कैलकुलेट होता है, इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। मतलब आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो ये चैप्टर का बेसिक मोटो ये रहा है कि यार आप इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे मत करना। आप खुद एक बेसिक नॉलेज यहाँ से लेके चले जाओगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे पहले ये एनालिसिस, ये टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद इन्वेस्टमेंट करोगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको एक थोड़ा सा तैयार किया जा रहा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचने समझने के लिए। श्योर, चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल काम आएंगे बाद में, ध्यान रखना ये एग्जाम्पल आपको लिखने हैं जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 अभी मैं ले रहा हूँ, सोच समझ के बताना, बड़ा आसानी से जजमेंट आप दे दोगे मुझे लग रहा है। रिस्क और रिटर्न। सिक्योरिटी ए है, सिक्योरिटी बी है। एक का रिस्क 5% है, रिटर्न 15% है। बी का रिस्क 7% है, रिटर्न 13% है। विच इज बेटर? कंपनी ए। क्यों? क्योंकि रिस्क भी कम है और रिटर्न भी ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन और कहां मिलेगी? रिस्क भी कम है और रिटर्न भी ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, कंपनी है, कंपनी बी है। रिस्क जो है, मैं अब हेडिंग नहीं लिख रहा, हेडिंग ऊपर वाली कंटिन्यू है। रिस्क जो है वो मान लो दोनों कंपनी की 5-5% है, और रिटर्न एक का 11% है, एक का 14% है।
बताओ, सेम रिस्क है तो जहां रिटर्न ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। श्योर है। एग्जाम्पल नंबर 3, दोनों का रिटर्न सेम है, 15%, 15%, रिस्क है 8% और 9%। किसको चूज करोगे? जिसकी रिस्क कम है, सेम रिटर्न पे जिसकी रिस्क कम है। मतलब यहां तक के जजमेंट में आपको दिक्कत आई ही नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, राइट। लेकिन इसके बाद जो अगला प्रैक्टिकली ऐसा कुछ केस हो, ये बड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिकली कैसा होता है वो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकली जो होता है वो होता है, मान लो कंपनी ए बी में से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिस्क, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिटर्न। तो बेसिकली रिस्क मान लो 5% है, तो रिटर्न ये मान लो 12% है, और रिस्क यहां पे हम ले लेते हैं 8% और रिटर्न हम ले लेते हैं 15%, 16% ले लो। कौन सी कंपनी बेहतर है? प्रैक्टिकल ऐसा कोट होता है कि रिस्क बढ़ी तो रिटर्न भी बढ़ेगा, रिस्क गिरी तो रिटर्न भी गिरेगा। अब बताओ, तो प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेन्योर। कोई कम रिस्क लेना चाहता है तो वो सिक्योरिटी ए को चूज कर लेगा, कोई ज्यादा रिस्क लेना चाहता है वो सिक्योरिटी बी को चूज कर लेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली मुझे किसी एक के फेवर में जवाब देना है तो किसके फेवर में दूंगा? थ्योरेटिकली मुझे एक को चूज करना है। बताओ, किसको चूज किया जाएगा? चलो एक बेसिक सा एग्जांपल लेके कोशिश करते हैं। मान लो कंपनी ए को आप बेस मान लो, ए को बेस मान लो, मतलब ए के डेटा को ऐसे रहने दो, 5% पे 12% का रिटर्न है, 5% की रिस्क 12% का रिटर्न। तो अगर कंपनी बी भी, कंपनी ए 5% पे 12% का रिटर्न है, अगर कंपनी बी भी 5% की रिस्क लेती है तो कितना रिटर्न मिलता है? तो इंटरपोलेशन कर दो कि 16% का रिटर्न 8% की रिस्क पे है, तो 5% की रिस्क पे कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा ये? 10% रिटर्न। अब देखो कि 5% पे 12% रिटर्न है और इसी कंपनी में 5% रिस्क पे 10% का रिटर्न है। किसको सेलेक्ट करें? किसको सेलेक्ट करें? कंपनी ए इज बेटर। मतलब एक बार जजमेंट अगर इसके फेवर में आ गया ना, तो फिर किसी भी तरीके से जाओ इसके फेवर में ही जजमेंट आएगा। जैसे मान लो बी को बेस मान लो, बी को बेस मान लो मतलब कंपनी ए के रिटर्न को बी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो कि कंपनी ए 12% का रिटर्न दे रही है 5% की रिस्क पे, तो 8% की रिस्क लेते तो कितना रिटर्न होता? तो 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 निकालो, 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8, 19.2%। बल्कि कंपनी बी कितना दे रही है 8% पे? 16%। समझ आ रही क्या बात? अभी भी फेवर में किसके गया जजमेंट? कंपनी ए के फेवर में। श्योर है? 100%। तो ऐसा आप निकाल सकते हो। बेसिकली एक और होता है, हमने अभी तक क्या किया, रिटर्न को डिवाइड में रखा, रिस्क को डिवाइड में रखा और रिटर्न को ऊपर रखा, मतलब हर एक % रिस्क पे रिटर्न देखा। समझ पा रहे हो? ये जो 10% आया, ये जो 19.2 आया, ये रिटर्न आया कि इतने की रिस्क पे इतना रिटर्न। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं ना, हम रिस्क को जो है वो बेस में ना रखते हुए रिस्क को टॉप पे रख दें और रिटर्न को डिवाइड कर दे, मतलब हर एक % रिटर्न पे रिस्क निकाल ले, तो फिर वहां जो कम होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि फेवर में हर बार किसके जाएगा? कंपनी ए के। श्योर? मतलब अभी तक हमने रिटर्न अपॉन रिस्क किया, रिटर्न अपॉन रिस्क लिखा। क्या आप रिस्क अपॉन रिटर्न भी लिख सकते हैं? तो रिस्क अपॉन रिटर्न लिखेंगे तो हर एक % रिस्क पे आपका रिटर्न का परसेंटेज आ जाएगा। तो उसका एक नाम है जिसको बोलते हैं सीवी फैक्टर। ये ध्यान रखना, CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसका एक फॉर्मूला है रिस्क अपॉन रिटर्न। जिसका CV कम होगा
वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिसकी रिस्क कम होगी वो ज़्यादा अच्छा है। जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा तो रिटर्न के बेस पर आप डिसीजन ले रहे हो तो ज़्यादा पे लोगे, रिस्क के बेस पर डिसीजन ले रहे हो तो कम पे लोगे। श्योर। तो सीवी वेक्टर निकाल लो, सीवी जिसका कम वो सेलेक्ट, तो कंपनी ए, कंपनी बी। जब इसका सीवी निकालोगे तो कितना आएगा, 5/12 यानी कि 0.4167। और कंपनी बी का जब निकालोगे तो क्या होगा, 0.50। 8/16 0.50। तो जिसका सीवी कम वो सेलेक्ट, मतलब हमेशा ए के फेवर में ही जजमेंट आएगा। श्योर है। तो फिर अब आप ये कहानी, ये सारे एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, ये हमने बेस क्रिएट किया है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिसीजन जब लेंगे आप रिस्क और रिटर्न को साथ में लेते हुए तो कैसे डिसीजन लेंगे, ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे एक एक कैटेगरी को शुरू करेंगे। आज रिटर्न की शुरू करेंगे, फिर रिटर्न खत्म होगा, फिर रिस्क को शुरू करेंगे, रिस्क खत्म होगी, फिर बीटा को शुरू करेंगे। तीन ही कैटेगरी, मेन तीन ही कैटेगरी इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, लिखो। यस, कर लिया नोट डाउन। बढ़े आगे। सीवी का फुल फॉर्म अगर किसी ने ना लिखा हो तो लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बाद में एक कोवेरियंस नाम की चीज और आएगी, उस कोवेरियंस और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। कोवेरियंस इज डिफरेंट थिंग। वहां पे भी सी और वी आ रहा है, वर्ड यूज हो रहा है, बट सीवी फैक्टर इसी को बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को। उधर हम कोवेरियंस ही बोलेंगे, उधर हम सीवी नहीं बोलेंगे। श्योर। ठीक है, तो अब हम जिस कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं वो है पहली कैटेगरी, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न।
उसमें भी हम पहली कैटेगरी जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। मतलब एक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अभी बंच की बात नहीं कर रहे हैं। बंच की बात हम करेंगे, राइट, पर अभी एक की बात कर रहे हैं। जैसे रिलायंस का रिटर्न निकाल रहे हैं, टाटा का रिटर्न निकाल रहे हैं, इंफोसिस का निकाल रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग बात कर रहे हैं हम। तीनों के कंबाइंड रिटर्न के बाद हम इसके बात करेंगे। तो अभी केवल सिंगल शेयर की, सिंगल कंपनी के रिटर्न को कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। श्योर। उसमें पहला फॉर्मूला जो है, पहला जो फॉर्मूला है, आप सोच के बताओ मुझे, बड़ा आसानी से आप जजमेंट कर दोगे इसको। आप सोच के बताओ कि अगर आपको किसी कंपनी में आज इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या पता लगेगा कि उसकी जो उम्मीदें हैं वो क्या है, कि आने वाले टाइम पे हमें ये कंपनी कितना रिटर्न देगी? आपके सामने मान लो रिलायंस का शेयर, रिलायंस के शेयर्स को आप गूगल सर्च मारोगे, आपको प्राइस मिल जाएगी, इतने में आप खरीदना चाहोगे, ऐसा सब कुछ आपके पास सामने मिल जाएगा। आपका बेस क्या होगा, किस बिहाफ पे आप ये जजमेंट लगाओगे कि रिलायंस आने वाले टाइम पे ये रिटर्न देगा? बताओ। माइंड में एक ही चीज आ रही होगी कि अब तक कितना रिटर्न दिया, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डेटा। समझ पा रहे हो कि मान लो पास्ट में आपको 10 साल के डेटा दिए हुए, तो फिर कौन से वाले साल का लोगे आप? पास्ट में 20 साल के डेटा है, कौन से वाले साल का लोगे? तो माइंड में आएगा नहीं, किसी एक साल का तो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, पास्ट एवरेज लेंगे। श्योर। और एवरेज का एक फार्मूला आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, मैं वापस से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन याद जरूर आएगा कि फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। लेट से कि आपके पास 10 डेटा है, तो 10 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो एवरेज आता है, ऐसा कुछ है। आपके पास 12 डेटा है, तो 12 को जोड़ के सबको डिवाइड बाय 12 करोगे। याद आ रहा है क्या? तो पहला फॉर्मूला जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। नाम सुना है इसका? दिख रहा है, समझ आ रहा है? एक्स बार। अब एक्स बार में भी अलग अलग हुआ करता था, मैं सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो पहले मैं ऐसे ही डेटा दे रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 12, 15, 18, 20, 12, 13, 14, 11, 12, 18, 20, 14, 15, 16, 12, 20, 15, 11, कितना होगा ये? 18, दो और लिख लेता हूं मैं, 12 और 30। ये आपके पास पास्ट 20 ईयर्स के डेटा है। इसका एवरेज कैसे निकालोगे आप? इन सबको जोड़ोगे और डिवाइडेड बाय 20 करोगे। बताओ मुझे, इन सबको जोड़ोगे तो वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 293। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बस। ये आ रहा है, डिवाइडेड बाय 20 करो, 293 डिवाइड बाय 20, तो एवरेज कितना आ गया? 14.65। इसको मैं एक्स बार बोल सकता हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया, एक्स बार का एक फॉर्मूला यहां से बन जाएगा कि मैंने क्या किया, इन सब का टोटल किया। इन सब के टोटल को एक नाम बोला जाता है, एक साइन है उसका, इसको समीशन बोलना बस,
राइट। अगर किसी के माइंड में सिग्मा आ रहा है तो अभी हटाना उसको, इसको समीशन बोलोगे आप। तो समीशन एक्स, मतलब जो सीरीज है उसको एक्स सीरीज बोल दिया आपने, तो समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये एक फॉर्मूला बन गया। श्योर। अब इसको एक तरीके से और किया जा सकता था। बचपन में किसी ने अगर गुल्लक फोड़ा हो, सभी ने फोड़ा होगा, है ना, गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते थे और फिर फोड़ते थे उसको। तो आप ध्यान से सुनना कि फोड़ते टाइम कुछ ऐसे काउंटिंग करते थे क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी। जैसे 1 रुपए का सिक्का आया, आपने रखा चलो 1, राइट, कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठे हो, मान लो 1, प्लस फिर उठाया 5 का सिक्का आया, 5 रखा, बोला 1 + 5 6, फिर उठाया 2 का सिक्का आया तो 6 + 2 8। ऐसे जो जो आता हुआ जाएगा उसको जोड़ते हुए जाओगे कि नहीं कुछ और तरीका यूज करते थे? बचपन से बताया हमने क्या तरीका यूज करते थे। एक एक के सिक्के का हम अलग जो है वो पूरा एक अलग लाइन बना लेते थे पूरी, फिर 2-2 के सिक्के की अलग लाइन बना लेते थे, फिर 5-5 के सिक्के की अगर अलग लाइन बना लेते थे। 10 के उस टाइम नहीं हुआ करते थे, समझ पा रहे हो? तो अलग अलग सिक्कों की हम लाइन बनाते थे और फिर बाद में काउंटिंग करते थे। हालांकि काउंटिंग वो पहले वाली और बाद वाली सेम आती है, लेकिन बाद वाली में टाइम जो है वो कम लग रहा है, समझ पा रहे हो? कुछ वैसा ही मानो कि यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला हमने गुल्लक फोड़ा है, कुछ सिक्के निकले अलग अलग, 12 रुपए का, 15 रुपए का, 18 रुपए का, मान लो, राइट। तो अलग अलग सिक्कों की कैटेगरी बनाए, चलो बना के देखते हैं। तो आप मुझे बताओ कि 12 वाला टोटल कितने हैं? 11 से चालू हो रहा है, 11 से छोटा कुछ नहीं है, तो 11 से बनाओ। 11 12 13 14 15 16 भी है क्या? बिल्कुल है, 16 17 है, 17 नहीं, 18 और 20, 18 और 20। अब मुझे बताओ 11 कितनी बार आ रहा है? तो 11 आ रहा है 1 2, बस 2 बार ही आ रहा है, तो इसके सामने हम लिख देंगे 2। 12 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। 13 कितनी बार आ रहा है? 1 2, बस 2 बार ही आ रहा है, तो 13 के सामने 2 लिख देंगे। 14 कितनी बार आ रहा है? 1 2, ठीक है, 14 के सामने 2 लिख देंगे। 15 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, तो इसके सामने हम लिख देंगे 3। 16 कितनी बार आ रहा है? 1, ओनली 1। 18 1 और 2 और 23 टाइम्स। टोटल इसको भी जोड़ लो, टोटल 20 आ गया, मतलब हमने सारी कहानी ले ली। जोड़ लो इसको, आ रहा है 20। क्या इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, इतनी बार आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको fx बोल दो। श्योर, fx जब करोगे तो आप कितना आएगा? 22 60 26 28 45 16 36 और 60, इन सबको भी जोड़ो, आपका टोटल वही आ रहा होगा जो आपने इंडिविजुअली जोड़ा। चेक इट। आ रहा है 293। तो यहां x बार का जो फॉर्मूला बनेगा वो x बार का फॉर्मूला और कुछ नहीं है, हमने जो पहले लिखा है ना उसी का एक अपडेटेड वर्जन है। आंसर विल बी सेम। मतलब इस सीरीज का नाम आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में, फाउंडेशन में ही पढ़ा होगा, फाउंडेशन में डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा है। डिस्क्रीट सीरीज इज नथिंग बट इट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। बस यहाँ हम क्या करते थे, एक चीज को एक बार ही लिखते, बार बार रिपीट होने वाली चीज को बार बार नहीं लिखते, फ्रीक्वेंसी उसके सामने डाल देते कि ये इतनी बार आया। तो द फॉर्मूला ऑफ दिस इज समीशन एफ एक्स अपॉन
समीशन एफ। एक फॉर्मूला और बनाना सीख लिया आपने, राइट। अब एक और कहानी कि आगे चल के आपको एक डाउट आ जाए कि समीशन एफ एक्स का मतलब ऐसा तो नहीं कि समीशन एफ इंटू एक्स, नहीं। ये ध्यान रखना, स्टेट्स में जब भी आप पढ़ो ना, समीशन आया और एफ एक्स आगे लिखा है तो इसको ऐसे पढ़ना है। ऐसे पढ़ना मतलब समीशन इज लास्ट थिंग, सबसे लास्ट में समीशन, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एफ और फिर उसका समीशन। अगर समीशन एफ इंटू एक्स होता ना तो फिर अलग से ऐसा लिखा जाता, समीशन एफ इंटू एक्स, राइट, ऐसा लिखा जाता उसको। समझ पा रहे हो? समीशन एक्स स्क्वायर एक और ऐसा आ जाता है। तो समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? क्या समीशन एक्स करने के बाद उसका स्क्वायर करना है कि नहीं, पहले एक्स स्क्वायर फिर समीशन? तो ये ऐसे पढ़ना है वापस। तो पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है तो पहले एक्स स्क्वायर होगा फिर समीशन होगा। अगर समीशन एक्स का स्क्वायर होता ना तो उसको ऐसा लिखा जाता, समीशन एक्स का होल स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टेट्स में पढ़ने में ध्यान आपको रखना है बस। ये ठीक है, ये बेसिक थिंग थी, ये मैं हटा देता हूं वापस। आप ये नोट डाउन कर लो, हमने अब दो फॉर्मूले बना लिए हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले बना लिए हैं? ये वाला फॉर्मूला जो है वो है इंडिविजुअल सीरीज, और ये वाला फॉर्मूला जो हमने बना लिया वो बना लिया डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है, पहले इंडिविजुअल कर लो फिर आप इसी को डिस्क्रीट कर लेना। एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार, राइट, कि एवरेज का एक फॉर्मूला होता है वो है एक्स बार। हमने कैटेगरी शुरू की कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न में हमने सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न पढ़ा और सिंगल सिक्योरिटी में अभी पहला फॉर्मूला पढ़ा है। अभी सिंगल सिक्योरिटी में और फॉर्मूले भी हैं, डिस्कस करते हैं। लिखो आप।
हो गया, बढ़े आगे। चलो, रिटर्न की कैटेगरी का सेकेंड फॉर्मूला। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सेकेंड फॉर्मूले को हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक शेयर है, आपने खरीदा इसको, एक शेयर है जिसको आपने बाय किया एट द रेट 50 में, 50 रुपये में आपने इसको बाय किया, ठीक है। उस पर डिविडेंड जो है वो मिलने वाला है आपको, मान लो एट द रेट 5 रुपीज़, और प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर होने वाली है मान लो 60। मतलब आपने एक शेयर 50 में खरीदा, 5 रुपये उस पर डिविडेंड मिलेगा और 60 रुपये उसकी प्राइस हो जाएगी। तो बता सकते हो उसका रिटर्न कितना होगा इन अमाउंट टर्म? पहले अमाउंट टर्म में बता दो, फिर परसेंटेज में हम निकाल लेंगे। रिटर्न इन अमाउंट टर्म कितना होगा? कितना? 5 रुपये डिविडेंड का और 10 रुपये प्राइस में फ्लक्चुएशन का भी तो कमा रहे हो आप, कि 50 में शेयर खरीदा 60 में बेचोगे तो 10 रुपये कैपिटल गेन भी तो है। समझ पा रहे हो? मतलब आप टोटल कितना कमा रहे हो? टोटल कितना कमा रहे हो आप? कि 5 रुपये तो कमा रहे हो आप डिविडेंड के नाम पे और 10 रुपये कमा रहे हो कैपिटल गेन के नाम पे। क्या इस 10 रुपये को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 60 में से 50 लेस करके 10 आया, ये आ गया अमाउंट टर्म में रिटर्न। अगर इसको परसेंटेज टर्म में निकालना है तो डिवाइडेड बाय में मेरी बेस प्राइस कितनी, मैंने कितने में खरीदा इसको 50 रुपये में, तो डिवाइडेड बाय में अगर 50 कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज भी आ जाएगा। कितना आ रहा है? ये 0.30 आ रहा है, जिसको मैं इक्विवेलेंट टू 30% बोल सकता हूँ। श्योर। अब ध्यान से सुनो कि बातों ही बातों में हमने एक फॉर्मूला बना लिया, राइट। ये आपने बिल्कुल, मैंने नहीं बताया फिर भी आपने किया। देखो आप इसको अगर मैं नाम दूं P0 और इसको नाम दूं मैं P1। P0 मतलब आज की प्राइस, 0 ईयर की प्राइस, P1 मतलब फर्स्ट ईयर की प्राइस, तो P0 के बाद P1 आ रहा है। श्योर। और इसको मैं नाम दे रहा हूं क्योंकि ये बात का है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं D1। तो मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा? ध्यान से देखो आप, ये है D1, ये है P1, ये है P0 अपॉन P0। तो फॉर्मूला जो बना उसको मैं लिखता हूं अगर, तो फॉर्मूला बना D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। श्योर। इसको और आगे बढ़ाऊं, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि आने वाले टाइम के डेटा है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं D1 अपॉन P0 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस P0 अपॉन P0? लिख सकता हूं क्या? मैंने होल के डिवाइड में जो था वो उसको इंडिविजुअल डिवाइड में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। P0 से P0 कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना P0 से P0 कैंसिल करने के बाद भी वहां कुछ बच रहा है, वो है 1। उसको लिखना मत भूल जाना, पता चला कि उसको कैंसिल करने के बाद भूल ही गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? 1 बचा है ना अभी भी, P0 अपॉन P0 इक्वल टू 1, तो 1 बचा है वहां पे। चलो इसको वापस कॉमन ले लूँ अगर, तो P0 अगर कॉमन में ले लिया तो D1 प्लस P1 आ गया क्या, माइनस 1 इज इक्वल टू ER। ये एक फॉर्मूला बन गया कि D1 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस 1। उससे भी कहानी वही आएगी, यू कैन चेक इट। D1 5 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 1, देखो आप 0.30 आ रहा होगा, आ रहा है 0.30 इज इक्वल टू 30%। श्योर। तो एक फॉर्मूला हमने बना लिया। इस फॉर्मूले में ज़रूरी नहीं कि आप D1 प्लस P1 अपॉन P0, आपको एग्जाम में जो स्टेप याद आए, ये वाला याद आ जाए, ये वाला याद आ जाए,
राइट, जैसा याद है वैसा लिख सकते हो, बट ऑथर्स ने जो अल्टीमेट फॉर्मूला दिया है वो दिया है d1 प्लस p1 अपॉन p0 माइनस 1, इसलिए हमने उसको डेरिवेशन जो है वो यहाँ से देखने की कोशिश की। श्योर, ये एक और नोट डाउन कर लो आप, ये वाला एग्जाम्पल और ये फॉर्मूले का डेरिवेशन। लिख लिया, बढ़े अगले फॉर्मूले की तरफ। ये इससे हमने वापस आंसर निकाला है, तो सबसे लास्ट में सच वहाँ कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले से को वापस यूज़ किया है, ये लिख लिया। अगला जो फॉर्मूला है वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अगला जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, द थर्ड फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज CAPM। याद आ गया क्या? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। क्या था फॉर्मूला वो? ER इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बीटा। बड़ा अजीब सा लग रहा था जब हमने देखा था इसको, लेकिन इसको हमने पूरा डिराइव भी किया था। श्योर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर याद आ रहा है, KE लिखा था हमने, यहाँ ER क्यों लिख रहे हैं फिर? बेसिकली KE और ER में कोई फर्क है क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, याद आ रहा है? वेयर करके एक्सप्लेनेशन भी बता दो मुझे कि वेयर RF इज इक्वल टू व्हाट? RF इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। RM इज इक्वल टू व्हाट? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फिर बीटा का मतलब क्या था? एक तो नाम इसका बीटा है, बीटा को एक और दूसरा नाम हमने दिया था, क्या? सेंसिटिविटी फैक्टर। इस चैप्टर में इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे हम कि बीटा अगर ना दिया हो तो कैसे कैलकुलेट होता है। तो बीटा का मतलब सेंसिटिविटी फैक्टर है। ठीक है, सेंसिटिविटी फैक्टर मतलब मार्केट में जो चेंज होता है उसकी वजह से सिक्योरिटी में कितना चेंज होगा। जैसे बीटा अगर 3 टाइम्स है, इसका मतलब ये कि मार्केट अगर 1% से गिरा तो वो सिक्योरिटी जिसका बीटा 3 टाइम्स है वो 3% से गिरेगी, 3 टाइम्स। मार्केट अगर 2% से बढ़ा तो वो 3 टाइम्स मतलब वो 6% से बढ़ेगी। याद आ रहा है? वो सब कुछ याद आ रहा है। फिर एक कंबाइंड नाम भी दिया था हमने, RM माइनस RF को कंबाइंडली बोलते हैं रिस्क प्रीमियम
ऑफ मार्केट, और आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा को भी कंबाइन कुछ नाम दिया था हमने, रिस्क प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी, कि बीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिस्क प्रीमियम बन जाती है शेयर की, और बीटा से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं उससे पहले वो बनती है रिस्क प्रीमियम ऑफ मार्केट। रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है, रिस्क लेने की वजह से इतना रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आरएम और आरएफ का डिफरेंस जो है, जैसे आरएम 15% है और आरएफ जो है वो 5% है, तो आपने मार्केट में रिस्क ली, रिस्क लेने की वजह से रिवॉर्ड कितना मिला, 15 की 10। एक्चुअली 5 तो बिना रिस्क भी मिल रहा था ना, अगर 5% आपका रिस्क फ्री रेट है, 15% आरएम है, तो 5 तो बिना रिस्क लिए भी मिल रहा था, रिस्क लेने से 15 मिला, तो रिस्क लेने से एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिला, वो रिस्क प्रीमियम है, एक्स्ट्रा रिटर्न मिला 10%। श्योर है, कहानी क्लियर है। तो ये था सीएपीएम का फॉर्मूला, हम एक एग्जांपल लेके समझ चुके थे वहां पे, राइट। आई डोंट थिंक कि ये आप भूले होंगे, भूल तो नहीं गए, देखना है वापस देखना है। चलो स्पीडली फिर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल लेके। मान लो आपका रिस्क फ्री रेट है 6%, आरएम है 20%, और बीटा भी ले लो, बीटा है 2 टाइम्स। बीटा का मीन मैं बता चुका हूं, बीटा का मतलब है मार्केट में चेंज होने से सिक्योरिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो एटलीस्ट रिस्क फ्री से ज्यादा की उम्मीद तो करोगे, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हो। अब वो एक्चुअल कितना मिलेगा यू डोंट नो, बट एक्सपेक्टेशन तो आपकी रिस्क फ्री से ज्यादा ही होगी ना। श्योर। तो मैंने 6 में प्लस इसीलिए किया, ऑथर ने भी ये माना कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो एटलीस्ट रिस्क फ्री से ज्यादा की होगी, और रिस्क फ्री से कम की एक्सपेक्टेशन होती तो हम शेयर मार्केट में आते ही क्यों, फिर तो एफडी करवा लेते। श्योर। तो हमारी उम्मीद रिस्क फ्री से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी उसका कैलकुलेशन हम करते हैं कि मार्केट में मुझे रिस्क लेने की वजह से रिवॉर्ड कितना मिला, 20 माइनस 6, मुझे 14% का रिवॉर्ड मिला मार्केट में रिस्क लेने की वजह से। 6 तो बिना रिस्क लिए भी मिल रहा था, मैंने 20 लिया, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे 14 मिल रहा है मार्केट में। ये तो मार्केट की बात है, लेकिन वो सिक्योरिटी जो मार्केट से डबल वोलेटाइल है, मार्केट से डबल मूवमेंट दिखाती है, तो वहां की उम्मीद भी मेरी डबल होगी ना। जब मार्केट से डबल रिस्क की शेयर में मैं जा रहा हूं, समझ पा रहे हो, तो मुझे उम्मीद में भी डबल रिटर्न तो चाहिए ना, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 0.5 होता, मतलब मार्केट से आधा रिटर्न, तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाता, वो ऑटोमेटिक आधा हो जाता, मतलब बीटा से मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिक वो सिक्योरिटी का रिटर्न आ रहा है। श्योर। तो कितना हो गया वो 14, 28 और 6 34% का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा। श्योर, बेसिकली क्लियर है, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने वहां लिखे। बस बीटा की बात में वापस कर लेता हूं कि समटाइम्स बीटा गिवन नहीं है, बीटा की रेस्पेक्टिव कैटेगरी आएगी जब हम बीटा की सारी कैलकुलेशंस देखेंगे, बट सीएपीएम के क्वेश्चन करते टाइम भी समटाइम्स ऐसा होगा बीटा नहीं है। तो एक फॉर्मूला बीटा का हम आज देख लेते हैं, बचे हुए सारे फॉर्मूले हम बीटा के बाद में जब रेस्पेक्टिव कैटेगरी आएगी तभी देखेंगे। आज हमारा पूरा फोकस रिटर्न पे है, अब रिटर्न में बीटा आ गया तो बीटा की थोड़ी सी चर्चा करके वापस रिटर्न पे आएंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर बीटा का एक फॉर्मूला लिखते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल भी लिखना है तो ये भी लिख लो।
लिख लिया एग्जाम्पल, फॉर्मूला उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लिया। बड़े चलो एक बीटा का फॉर्मूला अभी देख लेते हैं, फिर उसकी कैटेगरी जब आएगी तब वापस डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ जो बीटा है, बीटा का फॉर्मूला है आर, क्या होता है समझेंगे, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। इवन स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन भी अगली कैटेगरी आने वाली है, उसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो अभी कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं हम, अभी केवल समझने पे ध्यान दे रहे हैं कि बीटा का फॉर्मूला जो ये है ये क्या है, राइट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा जब आपको रिटर्न निकालना है, और जब ये कैलकुलेट करना होगा तब तक तो हम पढ़ चुके होंगे, राइट। तो अगली कैटेगरी आज के लेक्चर या कल के लेक्चर में हम इसको शुरू कर चुके होंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये आर क्या है उसको चर्चा में लेते हैं। आर का मतलब है कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इसका नाम है। ये क्या है अभी भी नाम से कुछ क्लियर नहीं हुआ। स्टैंडर्ड डिविएशन तो फिर भी आपने पढ़ा है फाउंडेशन में, तो वो क्या होता है वो तो पता है, हालांकि और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। पर ये आर कोरिलेशन कोफिशिएंट अभी भी नहीं समझ आया, ध्यान से सुनना। आर की एक रेंज होती है, वो रेंज भी बता देता हूं मैं। ये रेंज -1 से +1 की होती है, मतलब ये इसके बीच में ही घूमता है, -1 से +1। क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। मतलब आप और आपका एक छोटा भाई, ठीक है, आप खाना खाने बैठते हो, छोटा भाई खाना खाने बैठ जाता है। आप खेलने जाते हो, छोटा भाई आपके साथ खेलने आ जाता है। आप टीवी देखते हो, छोटा भाई आपके साथ टीवी देखता है। आप पढ़ने बैठते हो, छोटा भाई आपके साथ पढ़ने बैठता है। आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, छोटा भाई आपके साथ गेम खेलना चालू कर जाता है। सच बात है, मतलब जो काम आप कर रहे हो वही आपका छोटा भाई आपको फॉलो कर रहा है। तो बोला जाता है ना घर में, यार ये तो बिल्कुल डिट्टो है ना, एज इट इज वही काम करता है जो बड़ा भाई करता है। मतलब आप दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है ना वो +1 है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, श्योर। फिर एक एग्जांपल और लेता हूं कि आप खेलने जाते हो, छोटा भाई पढ़ने बैठ जाता है। आप खाना खाते हो, छोटा भाई गेम खेल रहा है। आप टीवी देखते हो, राइट, छोटा भाई खेलने चला गया। मतलब एक भी काम वो नहीं कर रहा जो आप कर रहे हो, मतलब बिल्कुल आपके अपोजिट हो गया। तो आपके और उसके बीच में जो कोरिलेशन है वो है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, समझ पा रहे हो, -1 कोरिलेशन। अब -1 और +1 तो समझ आ गया, बट अब दूसरे रेंज समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप टीवी देख रहे हो, छोटा भाई टीवी देख रहा है। आप खाना खा रहे हो, छोटा भाई खाना खा रहा है। आप गेम खेल रहे हो, छोटा भाई गेम खेल रहा है, राइट। लेकिन आप बाहर खेलने गए, छोटा भाई सो गया। मतलब काम करीब करीब वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन समटाइम्स अलग भी हो जाता है, हर बार वो नहीं कर रहा। मतलब देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बट नॉट परफेक्टली पॉजिटिव। +1 नहीं होगा, हो सकता है +0.6, +0.7, 0.8 कुछ हो, बट प्लस है, राइट। आप खाना खा रहे हो, छोटा भाई खेलने चला गया। आप खेलने गए, छोटा भाई आके पढ़ने बैठ गया, राइट। आप गेम खेल रहे हो, छोटा भाई सो गया। मतलब जो काम कर रहे हो उसका अपोजिट कर रहा है। लेकिन आप टीवी देखने गए, उस दिन मैच था, छोटा भाई भी आपके साथ आके टीवी देखने लग गया। मतलब काम करीब करीब सारे अपोजिट हो रहे हैं, लेकिन समटाइम्स सेम भी हो जाते हैं। तो देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बट नॉट परफेक्टली नेगेटिव। हो सकता है माइनस में है, लेकिन -0.5 हो या 0.7 हो, ऐसा कुछ हो। समझ पा रहे हो, ये रेंज समझ आई। अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम किसी सिक्योरिटी के साथ, राइट। ये तो अभी हमने पर्सनल एग्जांपल लिया कि यार कोरिलेशन आखिर है क्या चीज़। तो जैसे 2 शेयर है, 2 शेयर के बीच में निकलता है कोरिलेशन, ये ध्यान रखना। तो 2 शेयर, कोई भी 2 चीज़ें, शेयर, एक शेयर हो जाए, एक मार्केट हो जाए, राइट, 2 शेयर हो जाए, कुछ भी। मान लो ये बड़ा शेयर तो ये भी बड़ा, ये गिरा ये भी गिरा, ये बड़ा ये भी बड़ा, ये गिरा ये भी गिरा।
कितना बड़ा कितना गिरा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है, उसकी बात बीटा कर रहा है। समझ पा रहे हो कि उसकी बात बीटा कर रहा है कि कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स है कि 3 टाइम्स है। मैं तो केवल बात कर रहा हूं ये बड़ा ये भी बड़ा, ये गिरा ये भी गिरा, ये बड़ा फिर ये भी बड़ा, ऐसा चलता जा रहा है। मतलब देयर इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ पा रहे हो, बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, गिरने पे दूसरा गिर रहा है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। समझ पा रहे हो, ये गिरा ये बढ़ गया, ये बढ़ा ये गिर गया, ये फिर गिरा ये बढ़ गया, मतलब देयर इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट, ये बढ़ा ये भी बढ़ा, ये गिरा ये भी गिरा, ये बढ़ा ये भी गिरा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ये गिरा और ये बढ़ गया, तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है। समझ पा रहे हो, ये गिरा ये बढ़ गया, ये गिरा ये बढ़ गया, ये गिरा ये बढ़ गया, नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ये बढ़ा और ये भी बढ़ गया, नेगेटिव कोरिलेशन है, दैट इज नॉट परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। समझ पा रहे हो ये कोरिलेशन क्या चीज़ होती है, समझ पा रहे हो। तो ये कोरिलेशन का मीन है। हालांकि कोरिलेशन का कोई क्वेश्चन हमारे इसमें नहीं है, हम लास्ट में जाके एक फॉर्मूला ज़रूर देख लेंगे कि कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है, हालांकि उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, प्रिंट होके आपको दिया होगा। क्लियर है 100%। मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, इसकी कैलकुलेशन आगे चैप्टर में आएगी, मतलब आगे टॉपिक में आएगी, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये क्या होता है ये आपको पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, इसके फॉर्मूले भी आपने पढ़े। लेकिन एग्जाम में आप ये भूल सकते हो कि यार ऐसा कोई बीटा का फॉर्मूला था कि आर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, बट समटाइम्स ये कंफ्यूजन आ सकता है कि यार मार्केट ऊपर था कि सिक्योरिटी ऊपर थी। अगर याद एग्जाम में नहीं रहा तो ये याद जरूर आएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन था, पर मार्केट ऊपर था कि सिक्योरिटी ऊपर थी। तो याद रखने के लिए एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और बिल्कुल वो बेस्ट तरीका है कि बीटा का बेस जो है ना, बीटा का मतलब ही क्या है कि मार्केट में चेंज होने की वजह से सिक्योरिटी में कितना चेंज हो रहा है, तो बीटा का बेस क्या है, मार्केट। तो बीटा के सारे फॉर्मूले जितने भी, ये नहीं जितने भी दूसरे फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, सबके डिवाइड में मार्केट का डेटा ही होगा, उनका बेस मार्केट ही रहेगा, ये श्योर है। क्लियर है, मतलब हमेशा डिवाइड में मार्केट वाला डेटा आएगा बीटा के जितने भी फॉर्मूले हैं, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। श्योर। फिर करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और सॉल्व करो, मुझे आंसर चाहिए। यस, कुछ क्विक आंसर आ रहे हैं, आप अपनी कैलकुलेशन जारी रखना, बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चेक करेंगे हम सही है गलत। 10.21%, 214 आ रहा है, मैंने 121 पे रोक दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब फॉरेक्स खत्म हो गया है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट वाला रूल केवल वहीं था, और वो भी केवल एक्सचेंज रेट में था। समझ पा रहे हो, अब तो सब जगह पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं आपको। आ रहा है ये, देखो बीटा कितना आया, बीटा कितना आया 1.09। कैसे आया देख लो,
अगर किसी का नहीं आया तो बीटा इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट इज इक्वल टू आर जो है वो कितना है 0.8 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी 3 डिवाइडेड बाय 2.2 मार्केट का। देखो आप क्या आ रहा है वही 1.09, यही रख दो इसको। फिर इसको इक्वेशन में रख दो, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न एक इन्होंने दिया है, वो क्या है आरएफ। तो ई आर इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बीटा। आर एफ कितना 5.2 प्लस आर एम माइनस आर एफ 9.8 माइनस 5.2 मल्टीप्लाई बीटा 1.09। ये ध्यान रखना, पहले ये सोल्व होगा पूरा और फिर ये होगा, पहले वो प्लस होके मल्टीप्लाई होगा और फिर वो 5.2 प्लस होगा। ऐसा मत कर देना कि 5.2 प्लस पहले कर दो मल्टीप्लाई बाद में कर दो। तो इट इज कमिंग 10.21%। दिस इज द आंसर। श्योर, कहीं कोई आपत्ति नहीं? हो गए। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8, आपको सॉल्व करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट बड़ा आसान है, दूसरा पार्ट भी इवन आसान ही है, और दूसरे पार्ट में कैलकुलेशन कुछ और पूछिए। आप जैसे ही पढ़ोगे समझ आ जाएगा। ट्राई करो, नहीं बनता है तो बोर्ड पे कर ही ना।
यस, हो गया। बताओ फिर आंसर। रिटर्न कितना आया? 13.6%। दिख रहा है क्लियरली। 16 माइनस 8 मल्टीप्लाई 0.7 फिर प्लस 8 कर दो उसमें। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि अनदर सिक्योरिटी हैज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20%, तो उसका बीटा क्या होगा? मतलब ER आपको गिवन है, तो कुछ नहीं, अगर किसी से नहीं बना, मैथमेटिकली दिक्कत आई, तो हम देख लेते हैं एक बार। 20 इज इक्वल टू RF की जगह कितना आ जाएगा? 8 प्लस 16 माइनस 8 मल्टीप्लाई बीटा की जगह बीटा ही रहने दो, फिर और आगे बढ़ो। तो ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को नेट करें 16 और 8 को, तो 8 बीटा, तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 8.5, नहीं 1.5। श्योर? कोई आपत्ति नहीं? चलो बढ़े फिर आगे। बढ़े। चलो अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, रिटर्न ऑफ सेकेंड कैटेगरी है, रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी पढ़ा था हमने, अब मैं बात कर रहा हूं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के रिटर्न की इट इज नथिंग बट, मतलब बड़ा आसान सा है। जैसे मान लो आपने ICICI बैंक में एक FD करा रखी है 1 लाख रुपए की, एक SBI बैंक में FD करा रखी है 10 लाख रुपए की। ICICI बैंक रिटर्न दे रहा है 6% का, SBI बैंक रिटर्न दे रहा है 8% का, तो क्या एवरेज रिटर्न निकाल सकते हो आप? 6 + 8 डिवाइड बाय 2 तो नहीं होगा क्योंकि FD का अमाउंट सेम नहीं है, तो वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। वेटेड एवरेज करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 6000 और ये 80000, टोटल कितना आ गया? 86,000। याद आ रहा है? इसी कहानी हमने कहीं पढ़ी थी, लोन में पढ़ी थी, और हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आएगा, बस C की जगह R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस्ट नहीं है, रिटर्न है, यहाँ FD की बात हो रही है। डिवाइडेड बाय कितना हो गया? ये 11 लाख, राइट। तो 86,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख परसेंटेज करोगे तो इट इज कमिंग 7.82% आपका एवरेज आ जाएगा। श्योर? अब इस ICICI बैंक की जगह किसी कंपनी का इक्विटी शेयर आ जाए, उसका अमाउंट आ जाए, उसका रिटर्न आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? किसी का इक्विटी टाटा आ जाए, इंफोसिस आ जाए, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। श्योर? बस ये है कि वहां पे क्या था कि वहां पे कॉस्ट में लिमिटेड चीजें थी। लिमिटेड चीजें कैसे थी कि इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, डेट। श्योर? तो कॉस्ट में हमने क्या किया था? हमने एक फॉर्मूला लिखा था KD × D + KE × E। ऐसा फॉर्मूला हम यहां नहीं लिख सकते क्योंकि यहां तो अनलिमिटेड चीज है, कंपनी एक थोड़ी है, कंपनी तो अनलिमिटेड है। तो यहां में 1 2 3 नाम देना पड़ेगा बजाय कि कंपनी का नाम देने के। समझ पा रहे हो? तो यहां अगर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला हम डिराइव करने जाएं तो ध्यान से सुनना, ये क्या है? W1 नाम दे दूं, ये W2, ये R1 हो गया, ये R2। तो मैं कर क्या रहा हूं? बेसिकली कर क्या रहा हूं? R × W का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। W × R, R × W, कुछ भी बोलो उसको। तो ये R1 W1 हो रहा है, ये R2 W2 हो रहा है, ये इन दोनों का टोटल है, जिसको आप समीशन R × W भी बोल सकते हो, या R1 W1 + R2 W2। बातें की तो फॉर्मूले 2 निकल के आ रहे हैं, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग वाला। लॉन्ग वाला क्या कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू R1 W1 + R2 W2 प्लस, ऐसे डॉट 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 करते हुए जाएंगे क्योंकि यहां फिक्स है नहीं, जितने भी होंगे n तक, डिवाइडेड बाय W1 + W2 वेट का टोटल प्लस W2 डॉट 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 n तक। श्योर? इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, RP रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू समीशन W × R डिवाइडेड बाय समीशन W। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। आप एग्जाम में कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो सिक्योरिटी है तो आप R1 W1 R2 W2 डिवाइडेड बाय W1 + W2। 3 सिक्योरिटी है तो R1 W1 R2 W2
R3W3 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसा लिखो, या सभी केस में ये वाला फॉर्मूला डाल दो, 3 हो कि 4 हो कि 5 हो कि 6 हो, फॉर्मूला तो ये शॉर्टकट वाला काम करेगा। ये समीशन W इंटू आर डिवाइडेड बाय समीशन W, अब जितने होंगे उतने समीशन कर लेंगे। श्योर। तो ये हो गई रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की कहानी। क्लियर है? 100% क्लियर है? चलो, इस बिहाफ पे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ो आप, और उसके बाद हम कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 2 को पढ़ के बस मुझे इतना बताओ कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये नोट डाउन जरूर कर लो आप, ये कंसेप्ट, और उसके बाद 2 पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ा क्वेश्चन? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा? D1 B1? ओके, और कोई जवाब आ रहा है? CAPM? ओके, और कोई जवाब? यार डेटा तो दिख रहा है ऐसे कि D1 P1 जो है वो लग सकता है, लेकिन ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ा हो, बिल्कुल ठीक है कि डेटा उस हिसाब के हैं, लेकिन इस क्वेश्चन ने सबसे लास्ट में एक रिक्वायरमेंट ही बोल दी, जिससे वो फॉर्मूला हो गया खत्म, कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इन ईच वर्ड पर अंडरलाइन कर दो आप, कि मतलब हर एक का रिटर्न निकालना है। पोर्टफोलियो का तो ठीक है, पोर्टफोलियो में हर एक सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना है, मतलब सीमेंट लिमिटेड, स्टील लिमिटेड, लिकर लिमिटेड, गवर्नमेंट सबका, यूजिंग CAPM। मतलब क्वेश्चन ने आपसे डिमांड ही कर ली कि भैया आपको CAPM अप्लाई करना है, मतलब यू कैन नॉट अप्लाई एनी अदर फॉर्मूला। अगर आपके पास डेटा है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड अलग है। श्योर? अब CAPM अप्लाई करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। क्या? RF, RM और बीटा। बीटा गिवन है, RF गिवन है, बट RM कहीं नहीं दिख रहा, मार्केट का रिटर्न कहीं नहीं दिख रहा। समझ पा रहे हो? मतलब हमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ RM। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेप नंबर 1 क्या? कैलकुलेशन ऑफ RM। अब RM कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बार आप पेन रोक देना, पेन मत यूज करो, समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेना। आराम से समझ आ गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद ही हो जाएगा आपको। देखो, मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मीन क्या है? जैसे इंदौर में दवा बाजार है, तो कौन सी दुकान दवा बाजार है? कौन सी वाली शॉप दवा बाजार है?
बोले ऐसे पर्टिकुलर कोई शॉप थोड़ी, पूरा मार्केट दवा बाजार है। ओके, दवा बाजार मतलब पूरा मार्केट को दवा बाजार बोल रहे हो आप, कोई शॉप नहीं है पर्टिकुलर, नहीं वो तो बिल्डिंग दवा बाजार है। समझ पा रहे हो आप पर्टिकुलर कोई शॉप दवा बाजार थोड़ी होगी। ध्यान से सुनना आप कि पर्टिकुलर कोई शॉप दवा बाजार नहीं है। इसको और थोड़ा सा डीप वे में समझने की कोशिश करें तो ये बोल सकता हूं मैं कि सारी शॉप मिलके ही तो दवा बाजार है। दवा बाजार की अलग आइडेंटिटी थोड़ी है, सब शॉप कंबाइंडली दवा बाजार है। श्योर, 100%। ठीक है, और समझने की कोशिश करो कि दवा बाजार का रिटर्न मतलब, दवा बाजार का रिटर्न मतलब क्या होगा। अब कोई पर्टिकुलर शॉप दवा बाजार थी नहीं, होती तो उसका रिटर्न दवा बाजार का रिटर्न होता। दवा बाजार का रिटर्न मतलब सारी शॉप का कंबाइंड रिटर्न। अब उसमें से कोई नुकसान में भी हो सकती है, कोई प्रॉफिट में भी हो सकती है। हम तो एक कंबाइंड रिटर्न की बात कर रहे हैं कि कंबाइंडली दवा बाजार में इतना पैसा लगा हुआ है और कंबाइंडली दवा बाजार से इतना रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो एवरेजली दवा बाजार इतना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सारी शॉप का कंबाइंड रिटर्न इज कॉल्ड दवा बाजार का रिटर्न। यहाँ पे भी सीमेंट लिमिटेड, स्टील लिमिटेड, लिकर लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सारी कंपनी को मिलके मान लो कि ये मार्केट है, मतलब ये सारी कंपनी मिलके कंबाइंडली मार्केट बन रही है। अब दूसरी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम मान लो कि इतनी सिक्योरिटी सब मार्केट की है, मतलब इतनी ही है मार्केट में सिक्योरिटीज। श्योर, तो और ध्यान से सुनना, अभी भी पेन मत चलाना। इनिशियल प्राइस आपको दिया, डिविडेंड आपको दिया है, मार्केट प्राइस एट द एंड आपको दिया है। ठीक है, किस किस का, सीमेंट लिमिटेड, स्टील लिमिटेड, लिकर लिमिटेड और गवर्नमेंट लिमिटेड का। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म में केवल मेरे लिए अलाउड है। 25, 35, 45 और 1000। डिविडेंड में 2, 2, 2, 140 और इधर 50, 60, 135 और 1005। ये डेटा आपको दिया है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसका टोटल कर देता हूं, तो ये दवा बाजार का टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्या। दवा बाजार मतलब मैं एग्जांपल दवा बाजार से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मार्केट का टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया क्या। बोले कितना, 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 1000, मतलब 1105 रुपए। ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया पूरे मार्केट का। 146 टोटल डिविडेंड हो गया पूरे मार्केट का। और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1250। चेक कर लो एक बार टोटल। राइट, ये टोटल मार्केट वैल्यू हो गई एट द एंड पूरे मार्केट की। अब ध्यान से सुनना, इस कंबाइंड वैल्यू को अगर मैं P0, D1 और P1 नाम दे दूं तो क्या मेरा एक रिटर्न आ जाएगा, कंबाइंड रिटर्न। हमने तो सर ये फॉर्मूला इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए पढ़ा था, बेसिकली पढ़ा इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए, बट आपका आउटपुट डिपेंड किस पे करता है, आपके इनपुट पे। अगर आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी का इनपुट दोगे उस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले को थोड़ी पता है कि वो फॉर्मूला मना थोड़ी करेगा आपको कि मैं तो इंडिविजुअल पे ही लगूंगा, किसी और पे नहीं लगूंगा। समझ पा रहे हो, अगर आपने इनपुट इंडिविजुअल सिक्योरिटी का दिया तो आपका आउटपुट भी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का आएगा। मतलब आप D1, P1, P0 इंडिविजुअल सिक्योरिटी का पुट करते हो तो रिटर्न इंडिविजुअल का आ जाएगा। लेकिन अगर यही हम कंबाइंड पुट करते तो फॉर्मूला मना थोड़ी करेगा, तो आपका रिटर्न कौन सा आ जाएगा, कंबाइंड वाला। श्योर, 100%। तो ये फॉर्मूला आप यहां लगा दो, जिसको आप RM से कनेक्ट कर सकते हो। RM इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस 1 इज इक्वल टू 146 प्लस 1250 डिवाइडेड बाय 1105 माइनस 1। बताओ कितना आ रहा है रिटर्न। इट इज कमिंग 0.2633 इज इक्वलेंट टू 26.33%। ये आपका RM हो गया। अब आपके पास RM है, RF है, बीटा है, तो क्या सबका इंडिविजुअल रिटर्न निकाल सकते हो। बोले वो तो निकाल लेंगे सर, लेकिन एक डाउट हो रहा है क्या हमारे माइंड में।
बोला क्या आ गया सर, इनका इंडिविजुअल रिटर्न भी तो निकाल सकते थे हम कि D1 + P1 ऐसा करके और फिर उसको एवरेज कर लेते तो भी मार्केट का रिटर्न आ जाता। सोच ठीक रहे हो, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें उसका आंसर और इसके आंसर में मिसमैच आएगा। ऐसा नहीं कि वो आंसर यही आंसर होगा। क्यों? रीजन भी कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी जब लोगे ना तो उसका बेस जो है वो 25, 35, 45 और ये हो जाएगा। मतलब आप 5 को डिवाइड करते हो 100 से तो 5% आता है। अगर उसी 5 को डिवाइड करो आप 50 से तो 10% आता है। अगर उसी 5 को डिवाइड करो आप 10 से तो 50% आता है। मतलब अमाउंट ऊपर सेम है लेकिन बेस चेंज हो जाता है तो परसेंटेज में वेरिएशन आता है। श्योर। तो आप इंडिविजुअल जब निकालोगे और फिर उसका एवरेज करोगे ना तो आपका बेस चेंज हो गया। बल्कि मुझे बेस पूरे मार्केट का चाहिए था, पूरे मार्केट का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट चाहिए था, इसलिए मैंने टोटल करके लिया, इंडिविजुअल करके एवरेज नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट? श्योर। चलो, ये पूरी कहानी थी स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ RM की। ये आप नोट डाउन कर सकते हो और इसको नोट डाउन करने के बाद आप सभी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का सीमेंट, स्टील, लीकर, RF प्लस RM - RF इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगा के आंसर बता रहे हो, राइट। 5 मिनट के बाद हम ये आंसर चेक कर रहे हैं और उसके बाद आज का लेक्चर, इवन ये होमवर्क दे दूं क्या? मैं होमवर्क दे दूं? श्योर। आज का टाइम भी हो गया तो बेहतर है कि होमवर्क ले लो, कल चेक कर लेंगे हम। कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो फिर ये होमवर्क ले लो आप, कल हम चेक करेंगे, कल कुछ और नए क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके साथ साथ और भी होमवर्क है, फिर वो भी नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो टोटल होमवर्क कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 2 का ये आधा अधूरा पार्ट, 7, 9 और 10 और भी है लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि रिटर्न की कैटेगरी पूरी और रिटर्न के सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर रिस्क की कैटेगरी पूरी, रिस्क के सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं करूंगा मैं। बीच में रिस्क पढ़ाऊंगा, फिर रिस्क के साथ साथ होमवर्क दूंगा, रिस्क का भी और रिटर्न का भी। आपको नहीं पता चलेगा, यू हैव टू जज कि ये कौन सा क्वेश्चन है। फिर बीटा आ जाएगा, बीटा जब आएगा तब क्वेश्चन आपको रिस्क के भी दूंगा, रिटर्न के भी दूंगा, बीटा के भी दूंगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और इस चैप्टर में एक चीज़ मैं डरा नहीं रहा हूँ, कंफेस कर रहा हूँ, और आपको ध्यान रखनी है, इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है फॉर्मूले को अप्लाई करने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है फॉर्मूले को समझने में। फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक बार कोई बता देना हमको कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो फिर हम बिंदास, क्योंकि फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है हमको दिक्कत ये है कि यहाँ ये फॉर्मूला लगे, कोई बताओ तो सही। तो मैं पहले से चैप्टर शुरू करने से पहले से बता रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन आएगा, तो बेहतर है कि हर एक क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से समझना कि यार ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, राइट। और ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया, दूसरा फॉर्मूला क्यों लगा दिया, तो क्यों का जवाब तुरंत पूछ लेना मुझसे, राइट। कि तुरंत कि यार ये ऐसा, वैसे तो मैं आपको हर जगह बोलूंगा कि ये ऐसा फॉर्मूला, यहाँ ये फॉर्मूला लगाया तो क्यों लगाया, यहाँ ये फॉर्मूला लगाया तो क्यों लगाया। इस चैप्टर को हम क्यों के एंगल से ज्यादा पढ़ेंगे, राइट। क्या करना है वो तो आपको बता दिया तो आप कर लोगे, वो क्यों किया ऐसा, यही फॉर्मूला क्यों लगाया, इसका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और मजा आएगा आपको। क्योंकि इस चैप्टर में जब एग्जाम में आएगा तो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को डाउट यही आया कि सर ये समझ ही नहीं आया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, राइट। तो इस चैप्टर को आप पढ़ो इस वे में कि यार आप यहीं से डील कर लो कि यार कब कौन सा किस सिचुएशन में फॉर्मूला लग रहा है, और एक बार में जजमेंट आज तो आ जाएगा, लेकिन 7 दिन के बाद फिर रिवीजन कर लेना इस टॉपिक का, तो परमानेंटली फ्रीज हो जाएगा कि हाँ यार कहाँ क्या। 7 दिन के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे कंसेप्ट जो है ना वॉश आउट हो जाएंगे। 7 दिन में एक बार रिवीजन हो गया ना तो उसका रिटेंशन रेशियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आपका परमानेंटली चीज़ें फ्रीज हो जाएगी। तो ईमानदारी से 7 दिन के बाद, चैप्टर खत्म होने के 7 दिन बाद फिर इस चैप्टर को लेंगे। कोई डाउट आएगा तो तुरंत पूछेंगे हम, राइट। ठीक है, फिर तो आज का लेक्चर हम यही रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं विथ न्यू कंसेप्ट एंड होमवर्क चेक के साथ। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल क्लास के पास बिंदास होकर आप पूछ सकते हो। थैंक यू।